तो कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बिल्कुल नॉर्मल शांत सी दुनिया से। और ये कहानी भी ना ऐसी ही है। शुरू होती है दिल्ली के एक आम से घर से, जहां एक बहुत पुरानी शैतानी ताकत और एक बच्चे के गजब के साहस की टक्कर होने वाली है। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। मार दो इस बच्चे को। ये खौफनाक शब्द इस पूरी कहानी का समझ लीजिए दिल है। जरा सोचिए, एक बाप को अपने ही बेटे के खिलाफ ये हुक्म दिया जा रहा है। बस यहीं से हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जहां प्यार, परिवार, ये सारे रिश्ते काले जादू की शक्ति के सामने कांच की तरह टूट जाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा। यहाँ एक रोजमर्रा की जिंदगी में ना एक अनचाही दस्तक होती है। एक ऐसा मेहमान आता है जो अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि एक गहरा अंधेरा साया लेकर आता है। एक ऐसा साया जो इस परिवार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो सीन सेट हो रहा है। एक आम सा परिवार, आम शहर और स्कूल में चिल्ड्रंस डे का उत्साह। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और सच बताऊं तो खौफ के लिए ना इससे बेहतर जमीन हो ही नहीं सकती। जहां सब कुछ परफेक्ट हो, वहीं डर सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपनी जड़ें जमाता है। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हरिकिशन का आना। बस यही है इस कहानी का इंसिडेंट। वो एक बेसहारा कमजोर बुजुर्ग बनकर आता है और अपनी उस बेचारगी के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपाए हुए है जो इस घर की नींव तक हिला देगा। और यहीं पहली बार कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। एक रेड फ्लैग। रोहन नोटिस करता है कि जो आदमी सुबह इतना लाचार और कमजोर दिख रहा था, वो शाम होते होते अचानक से जवान और ताकतवर दिखने लगता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। ये एक बहुत बड़ी अनहोनी की दस्तक थी। तो सवाल ये है कि आखिर हरे कृष्ण ये सब कर कैसे रहा है? उसकी पावर का सोर्स क्या है? उसकी शक्ति का राज है एक हड्डी। एक ऐसी हड्डी जिस पर उसने वीर के बाल बांध रखे हैं। और अपना कंट्रोल साबित करने के लिए वो उस हड्डी को थोड़ा सा तोड़ता है और दर्द यहां वीर को होता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये सीधे सीधे ऐलान था कि इस घर का असली मालिक अब वो है। अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। वो हिस्सा जहां हरे कृष्ण का शैतानी जाल और कसना शुरू होता है और खौफ अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि हकीकत बन जाता है। और कब? ठीक चिल्ड्रंस डे के दिन। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस दिन के खौफ को बिल्कुल कदम ब कदम दिखाती है। हरिकिशन रोहन को मजबूर करता है कि वो एक शापित टॉफी अपने सबसे अच्छे दोस्त आरव को खिलाए। और उस एक टॉफी के साथ आरव की जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है कि वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। अब जब ऐसी कोई अनहोनी होती है तो हमारी दुनिया अपने तरीकों से रिएक्ट करती है ना? पुलिस आती है, इंक्वायरीज होती हैं, इनाम का ऐलान होता है, पोस्टर छपते हैं। ये सब एक लापता बच्चे को ढूंढने के नॉर्मल तरीके हैं। लेकिन वो सब इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत को ढूंढ रहे हैं जो इंसानी कानून से बहुत ऊपर है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जहां टेंशन अपने पीक पर है और जहां अच्छाई और बुराई के बीच की जंग आमने सामने होने वाली है। और कभी-कभी ना सबसे बड़े राज किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बल्कि किस्मत के एक छोटे से खेल से खुलते हैं। एक चोर जो खुद पुलिस से भाग रहा था, वो अनजाने में हरिकृष्ण के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहां उस पहेली को सुलझा देता है जिसे पूरी पुलिस फोर्स नहीं सुलझा पा रही थी। तो आखिर हरिकृष्ण वहां कर क्या रहा था? वो कर रहा था तंत्र साधना। ये एक तरह का ब्लैक मैजिक है जिसका एक ही मकसद होता है दूसरे इंसानों की लाइफ फोर्स, उनकी उम्र, उनकी एनर्जी खींचकर खुद को हमेशा जवान और ताकतवर बनाए रखना। एक तरह से स्पिरिचुअल वैम्पायरिज्म। और जब पुलिस और प्रिंसिपल इस ठिकाने पे पहुंचते हैं ना, तो उनके सामने जो मंजर होता है वो बहुत खौफनाक था। आग, खून, शमशान की राख, ये सारी चीजें चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ कोई इंसानी जुर्म नहीं बल्कि एक शैतानी अनुष्ठान चल रहा था जो इंसानियत की हर हद पार कर चुका था। एक तरफ वीर और आरव जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े और कमजोर दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ है हरिकिशन जो उनकी एनर्जी चुराकर बिल्कुल जवान और पावरफुल नजर आ रहा है। ये लाइफ फोर्स की चोरी का ना बिल्कुल सामने जीता जागता सबूत था। तो पुलिस और प्रिंसिपल हरिकिशन को कन्फ्रंट करते हैं,
उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन हरिकिशन वो अपने ही रूल से खेलता है। वो उस हड्डी का इस्तेमाल करके आरव से ही, उस मासूम बच्चे से ही प्रिंसिपल पर हमला करवा देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस खेल में असली कंट्रोल किसके हाथ में है। इंस्पेक्टर को लगता है आसान है, एक गोली चलाओ और ये खेल खत्म। वो गोली चलाता है, गोली आरव के शरीर से टकराती है और कुछ नहीं होता, जीरो इफेक्ट, बिल्कुल बेअसर। और बस उसी पल यह साबित हो जाता है कि इंसानी हथियार इस शैतानी जादू के आगे बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन जहां ताकत और हथियार दोनों फेल हो जाते हैं, वहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। बैटल ग्राउंड अब बदल चुका है और नया हथियार मसल पावर नहीं, बल्कि एक बच्चे का दिमाग है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए? एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई हथियार छू नहीं सकता, जिसे दर्द नहीं होता और जो आपके अपनों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्या है इसका जवाब? और इसी उथल-पुथल के बीच में रोहन के दिमाग में एक बत्ती जलती है। उसे अचानक से जादू का रूल समझ आ जाता है। असली ताकत हड्डी में नहीं, उस पे बंधे हुए बालों में है। जिसके बाल उसका कंट्रोल। और अगर ये एक रूल है तो हर रूल को तोड़ा भी जा सकता है या फिर उसे मोड़ा भी जा सकता है। रोहन का प्लान जितना सिंपल है उतना ही ब्रिलियंट। वो दुश्मन के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो चुपके से हरिकिशन के बाल काटता है और उन्हें एक दूसरी हड्डी पर बांध देता है। अब गेम बदल चुका था। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। और अब हम कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अंजाम जहां जीत तो है, लेकिन उस जीत की कीमत भी है, जहां जीत का जश्न भी आंसुओं से मनाया जाता है। रोहन जैसे ही हरिकृष्ण के बालों वाली हड्डी को आग में फेंकता है, शैतान का शरीर खुद ब खुद जलने लगता है और वो खाक हो जाता है। वीर आजाद हो जाता है। लेकिन आरव नहीं बच पाता। जादू टूटते ही दुनिया की असली कठोर सच्चाई सामने आ जाती है और गोली का घाव अपना काम कर जाता है। हरिकृष्ण का मकसद कोई दुनिया फतेह करना नहीं था। उसका मकसद बहुत पर्सनल और शायद इसीलिए ज्यादा खौफनाक था। जैसा रोहन ने कहा, वो एक शैतान था। वो दूसरों की एनर्जी चुराकर जवान बने रहना चाहता था, बस इतना ही। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, इस कहानी में असली पावर क्या थी? वो शैतानी जादू जिसने इंसानों को कठपुतली बना दिया था, या फिर एक बच्चे का दिमाग और उसका साहस जिसने बिना किसी हथियार के उस शैतान को हरा दिया? शायद इसका जवाब ही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है।